हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इस फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमारे शरीर में कुछ ना कुछ ताकत होनी चाहिए। वी मस्ट हैव सम एनर्जी टू कंसंट्रेट। आपके पास आपके मोबाइल के अंदर, ठीक है, आपके डिवाइस के अंदर चार्जिंग होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें आपके आसपास रन कर रही हैं, उन सब के लिए हमें किसी ना किसी तरह की एनर्जी, ऑल द टाइम वी नीड दैट। एंड द क्वेश्चन इज कि वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है। जितने भी प्रोसेसेस हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, आपके आसपास मान लीजिए मेट्रो चल रही है, या इवन इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे घर में कहाँ से प्रोड्यूस होके आ रही है। तो इन सब के लिए हमें किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी तरीके से एनर्जी ही चाहिए। एंड व्हाट वी डू, वी जस्ट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो बेसिक एनर्जी, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो किस किस तरह से होती है और हमारे पास कहाँ कहाँ से आती है, ताकि हम हमारे लाइफ के, हमारे सराउंडिंग में सब के सब काम कर सकें। तो हमारे पास ये एनर्जी सारी की सारी कहाँ से आ रही है, जिसके बिना एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर आप इस टॉपिक को और बढ़िया से अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप एस चांद पब्लिशिंग की लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर की 10th क्लास की फिजिक्स की बुक को रेफर कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू लर्न दिस टॉपिक्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी, और इसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, विच इज 3rd चैप्टर ऑफ लखवीर सिंह एंड मंजीत कौर की 10th क्लास की फिजिक्स की बुक में। इसको आप स्टडी कर सकते हैं इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ जो हमारे पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, वो हमें पता है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर आई, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ से हुई। तो अब हम बेसिकली थोड़ा सा स्टडी करना चाहते हैं कि व्हाट आर द प्राइमरी, जो बेसिक सबसे पहले जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कहाँ से बन रही है। एंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट इट, तो हमारे पास अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज बेसिकली, तो हम यहां पर बात करते हैं, अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन विच कैन प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ कन्वीनियंट फॉर्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसा नहीं है कि किसी में अगर तुक्के से हमने थोड़ी देर के लिए एनर्जी ले ली तो उसको हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मान लेते हैं, बट एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम उस एनर्जी को काफ़ी कन्वीनियंटली किसी फॉर्म में, किसी फर्दर वर्क के लिए यूज कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं ओके, दैट इज अवर सोर्स ऑफ एनर्जी। अदरवाइज किसी भी प्रोसेस में छोटी मोटी एनर्जी इधर उधर एक्सचेंज होती रहती हैं, उनको हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी काउंट नहीं करते, जिसको हम इजीली किसी वर्क में कन्वर्ट ना कर पाए। नाउ हमारे पास यहाँ पर दो चीजें बहुत मेजर कंसिडरेशन में आती हैं। द फर्स्ट इज, आपके पास है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड सेकंड आपके पास होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जीज आपके पास दो तरह के हैं, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल। एंड बाय डेफिनेशन हम सिंपली समझ सकते हैं कि व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल। सो समथिंग जो कि दोबारा से आपकी लाइफ में आ सकती है, दोबारा से उसे आप अपने यूज में ला सकते हैं, सो दैट इज समथिंग रिन्यूएबल। सो रीन्यूएबल, तो जिसको आप दोबारा से एप्लीकेशन में लेकर आ सकते हैं, तो वो है आपका रिन्यूएबल। लेकिन जिसको आप नहीं ला सकते, दैट इज योर नॉन रिन्यूएबल। तो ऐसे एनर्जी सोर्स जो अनलिमिटेड नहीं है, या उन्हें एक बार यूज करने के बाद आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जो हमारे पास कोल है, तो कोल हम क्या है, अर्थ में से कोयला हम निकालते हैं, उसे निकाल के हमने किसी प्रोसेस के लिए, पुराने ज़माने में जैसे खाना बनाने के लिए यूज़ होता था, अभी भी किसी जगह पर गाँव में होता हो, ठीक है, तो हमने उसे बर्न किया। अब बर्न करके हम उसकी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं किसी प्रोसेस के लिए।
तो वो क्या है कि एक बार जब आपका कोल कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद उस कोल को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। वो ऐश बन गई, वो खत्म, वो वहां पर ही उसका प्रोसेस सारा फिनिश हो गया। सिमिलरली आप क्या करते हैं, बाइक चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए क्या है, हमेशा हमें उसमें पेट्रोल या डीजल वो हमें अपनी गाड़ी में डलवाना पड़ता है। तो एक बार जो पेट्रोल हमने बर्न करके उससे जो वर्क ले लिया, वो पेट्रोल वहां पर खत्म हो गया। उसके बाद उस पेट्रोल को हम, जो हवा में धुआं बन के निकल गया, उसे हम वापस अपनी डिग्गी में डालकर यूज नहीं कर सकते। सो इट मीन्स दीज आर सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिन्हें हम एनर्जी लेने के लिए तो यूज कर रहे हैं, ओवरऑल हम उससे यूजफुल वर्क भी ड्रॉ कर रहे हैं, बट ऑल दो सोर्सेज उनको हम वापस कन्वर्ट करके अपने लिए एनर्जी का सोर्स नहीं बना सकते। So let's take this definition. Those sources of energy which have accumulated in the nature over a very very long time. The nature में बहुत टाइम से वो इकट्ठे होते जा रहे हैं, जैसे कोल है, फॉसिल फ्यूल्स हैं आपके, and cannot be quickly replaced when exhausted are called non-renewable energy sources. तो उनको वापस नहीं लाया जा सकता अगर एक बार हमने उसे कंज्यूम कर दिया। तो वो बहुत जल्दी नहीं बनेंगे, हजारों सालों के प्रोसेस में फिर से बन सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं बनेंगे जितनी जल्दी हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। सो ऑल दोज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड यहां पर हम देखें तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर डग आउट ऑफ अर्थ। तो ऐसे बहुत सारे हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम में से ही पेट्रोल या डीजल जो हम बनाते हैं, तो वो सब क्या है आपके पास नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। The non-renewable sources of energy are also called conventional source of energy. तो क्योंकि हमारे हाउस होल्ड प्रोसेसेस में हर जगह हम इन्हीं को यूज़ करते आ रहे हैं, इसलिए इसको हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, जिसमें आपके पास कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, ये सब आपके पास फ्यूल्स आ जाते हैं इस कैटेगरी में। नाउ वी कम टू कि नॉन रिन्यूएबल हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि क्या होना चाहिए। आफ्टर दैट वी कम टू द पॉइंट कि हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कैसे होते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब बाय वर्ड हम इसको इस तरीके से समझ रहे हैं कि रिन्यूएबल, जिसको हम जिस रेट से कंज्यूम करते हैं उतनी ही वो हमें वापस भी उसी रेट से वापस मिल भी सकते हैं। तो इनका क्या है, एक हिसाब से हम ये उनको कहते हैं जिसका एक हिसाब से रिसोर्स जो है अभी हमारे लिए अनलिमिटेड है। तो हम छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो क्या है, बाय डेफिनेशन फर्स्ट अगर हम देखें, दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड कॉन्टिन्यूअसली इन नेचर, वो नेचर में बन रहे हैं, एंड आर इनएग्जॉस्टिबल और कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसे कंज्यूम करके वापस ले आए यूज करने को, बट यस वो नेचर में लगातार प्रोड्यूस हो रहे हैं। लगातार प्रोड्यूस होने की वजह से क्या है, इधर हम उसे कंज्यूम करते हैं, इधर हमारे पास और एनर्जी सोर्स तैयार हो जाता है। तो ऐसे कौन कौन से हमारे पास सोर्सेज हो सकते हैं जिन्हें हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सनलाइट है, तो सनलाइट से हमें एनर्जी मिलती है। वी कैन यूज सोलर पैनल्स और हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड देन एन नंबर ऑफ वर्क्स हम उसमें से कर सकते हैं। तो सोलर पैनल पे जो धूप पड़ रही है दैट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कैसे है वो, कि जितना हम उससे कंज्यूम कर रहे हैं, सन भी तो लगातार प्रोड्यूस कर रहा है, तो और धूप हमें मिलती जा रही है, तो इसलिए वो खत्म नहीं हो रही है, या ऐसा नहीं हो रहा है कि एक बार अब उसे खत्म करने के बाद अब में हमारे पास धूप ही खत्म हो जाएगी। दैट्स वाई इट्स इन द कैटेगरी ऑफ योर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। इसके अलावा जैसे विंड एनर्जी है, तो आपने एक विंड मिल लगाई, हवा आई, उसकी वजह से वो विंड जो है वो टरबाइन आपका घूम रहा है। तो जैसे कि आपके पास एक विंड मिल है, तो विंड मिल पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो बड़े बड़े इस तरह से पर लगाए जाते थे, हवा चलने से जब वो रोटेट होते थे उनके साथ में एक पत्थर जुड़ा रहता था, तो जैसे ही वो घूमते थे
तो वो पत्थर किसी भी तरह के गेहूं या अनाज को पीसने के काम आते थे। बट इन मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपके पास ये जो विंड मिल में जो आपके पंख घूमेंगे, उससे हम एक टरबाइन को घुमाते हैं और टरबाइन को घुमाकर हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। देन उस इलेक्ट्रिसिटी से हम एन नंबर ऑफ वर्क्स, कुछ भी हम काम करा सकते हैं। तो पहले इसका यूज मैकेनिकल वर्क्स में होता था डायरेक्टली, बट अब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज करते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में इजीली उसको फिगर आउट कर सकते हैं। तो एयर भी अगर कहीं पर किसी एयर ने टरबाइन को घुमाया है तो वो एयर खत्म नहीं हो रही है। तो दैट्स वाई ये भी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में आती है। नाउ गाइज लेट अस टॉक अबाउट फ्यूल्स। सो जिस भी चीज को हम बर्न करके उससे एनर्जी, वी कैन टेक एनर्जी आउट एंड देन हम उस एनर्जी को किसी भी आगे प्रॉफिटेबल वर्क में यूज कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। सो दैट इज योर फ्यूल, जहां पर बर्निंग प्रोसेस आपके पास मेन रहता है। बर्निंग बेसिकली क्या है? ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपका जो भी मटेरियल है उसको आप कार्बन डाइऑक्साइड और सम अदर कंपाउंड्स उसमें आप चेंज करते हैं एंड इसके साथ उसमें एनर्जी निकलती है जो कि बेसिकली हीट एनर्जी फॉर्म में है। देन हम उस हीट को फर्दर एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। सो व्हाट इज अ फ्यूल? बाय डेफिनेशन द मटेरियल्स which are burnt to produce heat energy are known as fuels। और इसके जो बेसिक एग्जांपल्स हैं वो आप देख सकते हैं, वुड, कोल, कुकिंग गैस लाइक एलपीजी, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ऑल दीज काइंड ऑफ मटेरियल्स जो हम जनरल डेली लाइफ में हम देखते हैं कि जिससे हम उसे बर्न करके उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एंड देन उसको किसी एप्लीकेशन में यूज करते हैं, वो सब आपके फ्यूल की कैटेगरी में आते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे तरह के फ्यूल हैं, लेकिन उनमें से कौन से फ्यूल बढ़िया फ्यूल हैं? अब बेसिकली अगर हम यहाँ पर एक चार्ट देखें, सो दिस चार्ट टेल्स यू दैट हमारे पास ये अलग अलग तरीके के फ्यूल्स हैं जो कन्वेंशनली यूज होते हैं, जैसे कि काउ डंग जो कि खाना बनाने के लिए पुराने टाइम से यूज होता आ रहा है, उसके अलावा वुड, कोल, चारकोल। तो इस तरीके से ये लिस्ट आगे आपकी बढ़ती जा रही है। एंड अब क्या होता है कि कोई भी फ्यूल व्हेन इट इज अ गुड फ्यूल, एक फ्यूल तब गुड फ्यूल होता है जब ओवरऑल उससे आपको ज्यादा एनर्जी मिले। तो अगर किसी फ्यूल से आपको बहुत कम एनर्जी मिल रही है तो वो आपको एप्लीकेशन पार्ट के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। बट अगर आपको किसी से बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रही है जिसे आप कंट्रोल कर पाओ, सो दैट इज अ गुड थिंग। सो यहां पर हमारे पास एक कंसेप्ट आता है विच इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर मैं 1 ग्राम ऑफ फ्यूल लूं ऑफ एनीथिंग, ठीक है, जितने भी फ्यूल हैं हमारे पास, हाइड्रोजन गैस, मीथेन, कुकिंग गैस, तो इन सब में अगर मैं 1 ग्राम मेरे पास फ्यूल लूं और अगर मैं उसे कंप्लीटली बर्न कर दूं, कंप्लीटली उसकी रिएक्शन हो जाए, तो उस केस में जितनी एनर्जी मुझे उसमें से मिलेगी उस एनर्जी को मैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहूंगा। तो आपके पास यहां पर कैलोरीफिक वैल्यूज का चार्ट है जो कि बताता है कि काउ डंग के केस में जो कि है ये है 6 to 8 किलो जूल जो कि हमारा एनर्जी के मेजरमेंट का यूनिट है, ठीक है। तो किलो 10⁻³ के लिए यहां रिप्रेजेंट किया गया, जूल पर ग्राम। तो 1 ग्राम से 6 से 8 किलो जूल आपको एनर्जी मिल सकती है मैक्सिमम। सेकेंड थिंग, वुड जो है, तो ये सब क्राइटेरिया तब है जब हम उसे कंप्लीटली बर्न करें। बाद में अगर थोड़ा सा कोल रह गया है जो कि अभी स्लोली बर्न हो रहा है तो वो हमारे काम का नहीं आता। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा नहीं ले सकते बट इससे कम जरूर हो सकता है। नाउ वुड 17 किलो जूल पर ग्राम। सिमिलरली आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है ये बर्न होने में सबसे ज्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है, विच इज 150 किलो जूल पर ग्राम। तो हाइड्रोजन गैस हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। उससे कम है मिथेन या इसी तरह की कुकिंग गैस एलपीजी, तो ये 55 किलो जूल पर ग्राम या 50 किलो जूल पर ग्राम। तो जिसमें एलपीजी हमारे पास बेसिकली ब्यूटेन होता है या ये मिथेन है, जिसमें हाइड्रोजन की जितनी परसेंटेज ज़्यादा होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। एंड प्योर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन गैस के केस में, तो जब हम इसे बर्न करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा
एंड एज अ फाइनल प्रोडक्ट आपको 150 किलो जूल पर ग्राम इतनी हाई एनर्जी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो कैलोरीफिक वैल्यू से बेसिकली हम कहाँ पर कौन सा फ्यूल हमारे काम का है ये हम यूज कर सकते हैं। लेकिन देर आर सर्टेन अदर थिंग्स जो हमें पता होनी चाहिए कि किसी फ्यूल के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी फ्यूल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो और भी कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम उसे जज कर सकते हैं। तो ये सब हम जानेंगे हमारे वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर। तो बेसिकली हमने यहाँ पर स्टडी किया कि जो हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो कॉन्टिन्यूसली हमें एनर्जी दे रहे हैं, जिसको हम इजीली यूज कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के तौर पे, उन्हें हम सोर्स ऑफ एनर्जी कंसीडर करते हैं। देन उसके दो पार्ट हैं, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल को हम वापस से यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन रिन्यूएबल को हम वापस से यूज़ कर सकते हैं। वो नेचर से में उसी रेट से प्रोड्यूस भी हो रहे हैं जैसे हम कंज्यूम करते हैं, जब बल्कि उससे ज़्यादा रेट से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट कि हम उसे कंज्यूम करें तो उससे कोई भी हार्म नहीं है, वो ख़त्म नहीं होने वाले हैं। एंड फाइनली वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ फ्यूल्स। एंड कोई भी फ्यूल जो है वो जाना जाता है अपनी कैलोरीफिक वैल्यू से कि कितनी एनर्जी वो पर ग्राम आपको प्रोवाइड कर सकता है मैक्सिमम। तो ये सारे टॉपिक कवर किए हमने वीडियो के इस पार्ट में। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम फर्दर जानेंगे कि जो हमारे फ्यूल्स हैं वो आइडियल फ्यूल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, या कौन सा फ्यूल हमें किस जगह बेस्ट वे में यूज़ करना चाहिए, इन सब टॉपिक्स के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। अगर आप इस टॉपिक को और बढ़िया से समझना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एस चांद पब्लिशिंग की बुक, लखवीर सिंह एंड मंजीत कौर के द्वारा लिखी गई 10th क्लास की फिजिक्स की बुक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी ये सब टॉपिक्स पढ़ने और समझने के लिए। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अपने क्लासमेट्स के साथ जिन्हें सेम टॉपिक पढ़ने हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आप हमसे जुड़े रहिए, इसके लिए आप सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइए। टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे। All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.